वो शय है जिसे पाने के लिए इंसान अक्सर अपने ईमान को ताक पर रख देता है। आम जनता की सुविधा और राज्य के विकास के लिए सरकार की ओर से कई सार्थक और उपयोगी योजनाएं बनाई जाती हैं और समुचित धन भी आवंटित किए जाते हैं, लेकिन नैतिकता और दायित्व को दरकिनार करते हुए कई लोग इससे अपनी जेबें भरने लगते हैं। इसके अलावा टैक्स चोरी और कमीशन खोरी तो आम बात है। इस प्रकार की घटनाओं को आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। दरअसल जहां बिना मेहनत किए धन कमाने की लालसा हो, वहां अपराध पनपते ही हैं। अपराध की यही मनोवृत्ति जन्म देती है देश में काले धन की समस्या को। बिहार पुलिस के पास पहले भी आर्थिक अपराध इकाई थी जो सीआईडी की एक शाखा के तौर पर काम कर रही थी। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, इसलिए आर्थिक अपराध पर अंकुश लगाना कठिन होता जा रहा था। बाद में पुलिस महानिदेशक अभयानंद की पहल पर बिहार सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2011 को स्वतंत्र अपराध इकाई का गठन किया गया और आर्थिक अपराध थाने में परिवर्तित कर दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई यद्यपि कि पहले से था यहाँ, वो सीआईडी का एक अंग होता था, उसको पृथक बना करके सीधा डीजीपी के नियंत्रण में रखा गया। बिहार सरकार का ये एक दूरगामी निर्णय था जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अधिक एक इंटरेस्ट दिखाया और एक दिशा निर्देश मिला कि जो क्राइम के जरिए धन उपार्जित हो रहा है उस तरह के क्रिमिनल्स को भी चेक किया जाए, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स इसको कहते हैं, और उनके धन को अधिग्रहित किया जाए। वो चाहे करप्ट ऑफिसर्स का हो या जो ऑफिसर्स को करप्ट बनाते हैं उनका हो, या जो दूसरे तरह का अपराध जैसे FICN में डील कर रहे हों या वेश्यावृत्ति में प्रोफेशनली डील कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर आर्म्स के पेडलिंग में से पैसा कमा रहे हैं। आर्थिक अपराध से जुड़े मामले सार्वजनिक तौर पर दर्ज नहीं होते। गोपनीय सूचना मिलने पर और छानबीन के बाद सत्यापित होने पर ही केस दर्ज किए जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है, लेकिन यह प्रयास भी काफी नहीं था। शातिर अपराधियों तक पहुंचने के लिए जरूरत थी कुशल प्रशिक्षण की। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए CBI एकेडमी गाजियाबाद में 2 चरणों में 80 पुलिस पदाधिकारियों को एक पखवाड़े का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद से 2 दिवसीय कैप्सूल कोर्स आयोजित किया गया। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रयास को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा काली कमाई से अपनी जेबें भरने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा गया। संपत्ति भले ही परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ही क्यों ना हो, अपराध में लिप्त पाए जाने पर वो संपत्ति जब्त कर ली जाती है। इन सबों के जो अर्थ हैं, जो धन है उनका, उसको पता लगा करके और उसको अधिग्रहित करने का विभिन्न कानून हैं जिसमें इसको किया जा रहा है। एक तो बिहार स्पेशल कोर्ट्स एक्ट जो करप्ट ऑफिसर्स के प्रॉपर्टी के संबंध में है। दूसरा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 जिसके तहत हम लोग शराब व्यवसायियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाए। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसके तहत हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, या मुंगेर के जो गन पेडलर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, या NDPS एक्ट में भी अटैचमेंट की बात होती है और उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर के एक
अभियान की तरह इसे चलाया गया और अब जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके विरुद्ध एक अभियान है कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उनके विरुद्ध अभियोजन चलाया जाए। इन कोशिशों का असर जल्द दिखने लगा। सफलता के तौर पर 5 लोक सेवक अलग अलग मामलों में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचे गए। सभी लोक सेवकों के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाने में मामला दर्ज किया गया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। विभिन्न सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की वजह से आम जनता तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के अंतर्गत धरे गए 2 अभियुक्तों की लाखों रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और लगभग 19 अभियुक्तों के विरुद्ध करोड़ों की परिसंपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, बिहार में पहली बार आर्थिक अपराध इकाई की सूचना और प्रतिवेदन के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक अपराधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य की परिसंपत्तियां जब्त की गईं। इसके अलावा 2 अन्य अपराधियों के विरुद्ध भी विस्तृत प्रतिवेदन प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गए। इन अपराधियों द्वारा हैरत अंगेज रकम 9 करोड़ 6 लाख रुपए और 33 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की परिसंपत्ति अर्जित करने की सूचना आर्थिक अपराध इकाई को प्राप्त हुई थी। आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने की प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इसी सिलसिले में बिहार में जाली नोटों के कारोबार का पता चला और राज्य भर से 25,53,100 रुपए बरामद किए गए। सतत तत्पर आर्थिक अपराध इकाई को प्रतिदिन नई सूचनाएं मिल रही थी। कुछ महीने के कार्यकाल में ही इस इकाई द्वारा कई टन मादक पदार्थों की बरामदगी भी की गई। राज्य के विकास में कालाबाजारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर नकेल कसे बिना किसी भी राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव नहीं। आर्थिक अपराध इकाई की पैनी नजर नकली गैस सिलेंडरों के कारोबार पर भी पड़ी। अक्टूबर माह में एक ट्रक पर लदे 455 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये सभी सिलेंडर नकली थे। आर्थिक अपराध की जड़ें इतनी गहरी और व्यापक थीं कि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं था। उदाहरण के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत अनियमितता के कारण डोमू पासवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के तहत परिसंपत्ति जब्त करने संबंधी मामला जिला एवं सत्र न्यायालय दरभंगा में प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के आवंटन में बरती गई अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए 7 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। कुछ अपराधियों के विरुद्ध उनकी संपत्ति का आकलन कर ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा गया है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके उसमें भी एक कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं बिहार में, उनमें बिचौलियों का काम जो करते हैं, उनमें जो गबन हुए हैं सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी मनी का, उनमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें भी कार्रवाई अभी हम लोगों की चल रही है। सफ़ेद पोस्ट कहे जाने वाले या तथाकथित पूंजीपति कहे जाने वाले, समाज में रसूख रखने वाले वैसे लोगों के विरुद्ध चलाया जा रहा एक मजबूत अभियान है, जिससे ये अपेक्षा है कि वैसे लोग जो अवैध रूप से संपत्ति का धनार्जन करते हैं और पैसे को इकट्ठा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाइयों का सिलसिला आज भी जारी है। अब तक इसकी जद में आ चुके हैं उर्वरकों की कालाबाजारी करने वाले, शराब की दुकानों में बंदोबस्ती में अनियमितता बरतने वाले और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने वाले गिरोह। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा चुकी है। साथ ही कर चोरी और साइबर क्राइम पर लगाम कसने की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसी ही एक घटना पटना में आयोजित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए हुई परीक्षा में घटित हुई। हाईटेक तरीके से नकल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया एसटीएफ ने।
इनमें प्रश्न पत्र बेचने वाले शिक्षक सहित NIT पटना और IIT गुवाहाटी के स्कॉलर भी शामिल पाए गए। जांच के दौरान पाया गया कि परीक्षार्थियों से इस काम के एवज में मोटी रकम वसूली गई थी। अब ये मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया है। कई लोक सेवकों के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और इससे जो माफिया हैं, नई बात यह है कि जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ ये विंग ऑपरेशन कर रहा है और माफियाओं पर भी शिकंजा कसा है और आने वाले दिनों में इसके बेहतर परिणाम आएंगे। इस तरह से आर्थिक अपराध इकाई अपना ऑपरेशन कर रही है, उससे बिहार में जो सरकारी सेवक ही नहीं सिर्फ बिजनेसमैन भी जो चोरी कर रहे थे टैक्स वगैरह की, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। 19 महीने के अपने छोटे कार्यकाल में ही सबसे बड़ी बात है कि जिस ईमानदारी से यूयू ने काम किया है उसके आगे बाकी संस्थाएं जो रही हैं इस तरह की वो बौनी साबित होने लगी हैं। अपराधों की फहरिस्त जितनी लंबी होती जा रही थी, उसी अनुपात में कानून के हाथों की लंबाई भी बढ़कर अपराधियों के गिरेबां तक अपनी पहुंच बनाने लगी। इस रेंज में कई तरह के आर्थिक अपराध हो रहे हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग का मामला हो या अवैध शराब का मामला हो या मुंगेर खास करके कुख्यात रहा है अवैध हथियार निर्माण को लेकर के। इन सभी मामलों में जो भी अपराधी शामिल हैं और उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, उसके खिलाफ हमने अभियान छेड़ रखा है। सभी SPs को लगातार इस संबंध में मोटिवेट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव वो ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ समर्पित करें और उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर सके। इस तरह की हमारी योजना है। मुंगेर, गया, भोजपुर समेत सभी जिलों के SP मानव आर्थिक अपराध के खिलाफ कमर कसकर बैठे थे। मुंगेर जिला में पिछले 2 माह के दौरान बहुत से मनरेगा और इंदिरा आवास के केसेस में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी और पंचायत स्तर के सेवक और मुखिया भी शामिल हैं। इसके तहत यहां पर एक ADM साहब की भी गिरफ्तारी हुई थी पिछले माह और कुछ कनीय अभियंता और सहायक अभियंताओं की गिरफ्तारी हुई थी। पिछले साल एक शराब कांड हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, तो उस संबंध में एक कांड दर्ज कर दिया गया और उसमें जो शामिल अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया, आरोप पत्रित किया गया और उन्होंने जो अवैध शराब के धंधे से जो भी संपत्ति अर्जित की थी उसको हम लोगों ने सीज करने का प्रस्ताव भेजा। यहाँ पे IG इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के यहाँ गया और वहाँ से वो प्रस्ताव अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। उसने करीब ₹1 करोड़ से अधिक की संपत्ति मात्र अवैध शराब के धंधे से जो भी उसमें शामिल किया गया है, तो PMLA एक्ट के अंतर्गत हम लोग उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने के प्रक्रिया में हैं। इतना ही नहीं, बेगूसराय के बलिया और बखरी इलाके में वेश्यावृत्ति के धंधे से जोड़ी गई अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ। चाक चौबंद कार्रवाई से इन पर भी शिकंजा कसने लगा। फिलहाल उनकी संपत्ति जब्त होने की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी तक 2 ऐसे केसेस हुए हैं, एक बलिया में, एक नदैल घाट बखरी में हुआ है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व लोगों को जेल भेजा गया है और उस धंधे से उन लोगों ने काफ़ी अवैध प्रॉपर्टी अर्जित की है, जिसको चिन्हित करके हम आर्थिक अपराध कोषांग के ज़रिए उसके अटैचमेंट की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। और क्या क्या काम जिला में? इसके अलावा हमने अवैध प्रॉपर्टी जो अर्जित किया है लोगों ने, उसके अटैचमेंट के लिए बाकी योजनाओं जैसे नरेगा है या इंदिरा आवास है, उसमें गबन के मामले आते हैं, उसमें भी जो लोग शामिल हैं उनकी प्रॉपर्टी हम चिन्हित करके अटैचमेंट की प्रक्रिया उसमें भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल में भी हमारा जिला रेंज में अभी टॉप कर रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के लिए न कोई आम है और न ही कोई खास। आर्थिक अपराध में लिप्त कोई रसूखदार हो, रंगदार हो या नक्सली, पुख्ता सबूत पाए जाने पर कार्रवाई की प्रक्रिया एक जैसी होगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी खौफ के। किसी भी राज्य के विकास में दशा और दिशा निर्धारित करने वाला राज्य का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते थे, जब तक काले धंधे और नाजायज तरीके से धन संचय की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगेगी, तब तक बिहार को बदहाली के पंख से
नहीं निकाला जा सकता। मुख्यमंत्री के गहन व्यापक दृष्टिकोण ने एक पारदर्शी नीति को आकार दिया, तभी तो काले धन में लिप्त लोगों की संपत्ति का जब्त होना वास्तव में एक कारगर उपाय साबित हुआ। बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपराध के मामले में तनिक भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अपराधी पकड़े जाएंगे और उनको कानून के कटघरे पर खड़ा किया जाएगा ताकि उनको सजा मिले। अपराधियों में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया। जो पहले से काले धन की कमाई से अकूत संपत्ति जमा कर चुके हैं, वे उन्हें छुपाने के नित नए उपाय सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कल वे आर्थिक अपराध इकाई के हत्थे चढ़ ही जाएंगे। फिर न ये काली कमाई रहेगी, न इस कमाई से उपजी ठसक बचेगी। सरकार जब सारा कब्जा में ले लेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ, खाएंगे कैसे, बताइए। आप ही लोग बताइए, इसका निर्णय तो आप ही लोग न कहिएगा। जनता के लिए की गई बिहार पुलिस की ये पहल न सिर्फ आम आदमी तक पहुंची, बल्कि उसे भरपूर सराहना भी मिली। सफेद पोस्ट जो अवैध तरीके से धन अर्जित किए हैं, उसका पर्दाफाश कर जनहित में एक बेहतर कार्य करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये उनकी उम्मीद पर ये इकाई खरा उतरे। ये इकाई एक बहुत अच्छा है और जो भी नाजायज़ ढंग से, नाजायज़ तरीके से पैसा जो धन अर्जित कर रहे हैं लोग, उनको सही सलामत जांच करके उन लोगों को पर्दाफाश करना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई जो काम कर रही है, सही कर रही है और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भी हो मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। यह सराहनीय कदम तब होगा जब पुलिस निष्पक्ष हो। जाहिर सी बात है, वक्त के साथ अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है। आर्थिक अपराध इकाई के गठन के बाद यह भी सिद्ध हो गया कि यदि अपराध रोकने की प्रक्रिया के स्वरूप में भी वक्त के साथ परिवर्तन लाया जाए तो इन पर नकेल कसना और कार्रवाई करना सरल हो जाएगा। ये स्थिति तभी लाई जा सकती है जब व्यवस्था में आमूल चूल सार्थक परिवर्तन की इच्छा शक्ति हो। निसंदेह ये पहल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। तभी काले धन का कारोबार करने वाले हर अपराधी तक ये संदेश पहुंच पाएगा कि जिस गुनाह से रंगे हैं तूने दामन अपने, वही रंग तेरे जुर्मों का एक दिन सबूत बनेगा। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम